हेलो माय क्यूट लिटिल सर्वाइवर्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, राइट? सो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका डीएससी सेमेस्टर 1 बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में है, ठीक है। सो यूनिट नंबर 1 का वन शॉट कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में हम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू, आई होप इट इज विजिबल। यस। ओके। So this is the BMS Semester 1 Discipline Specific Core course. It means this is your compulsory course. You have not any kind of choice. You have to study it. Right? मतलब BMS का जिन जिन बच्चों ने इस ईयर में एडमिशन लिया होगा 2025 के अकॉर्डिंग, तो ये जो सब्जेक्ट होने वाला है ये आपका कंपलसरी में होना है। किसमें? बीएमएस में। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपका मन नहीं है तो आप नहीं करोगे, नहीं लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट इज योर डीएससी कोर्स, राइट? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 1। आई हैव मेंशन्ड इट ऑल, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। इसके बाद है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। सबसे पहले है डेफिनेशन। देखो मैनेजमेंट क्या होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग में मैनेजमेंट क्या होता है? सो बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, लीड भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के एफर्ट्स को, राइट? एंड कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? वर्क में लगाते हैं, ताकि हम अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, राइट? बाय ऑप्टिमम यूजिंग द रिसोर्सेज। दैट्स इट। सो वही चीज लिखी गई है कि मैनेजमेंट क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर एंड यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन resources efficiently and effectively to achieve the predetermined objectives। कुछ अलग था? नहीं था, right? So here are some more definitions related to the management only, which is give by some famous writer or philosopher। so ये चीज आप पढ़ सकते हो, right? बाकी मीनिंग वही चीज होती है। अब देखो नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? सबसे पहले तो एक गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो सबका गोल होता है, एंड मेजर गोल क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट, राइट? सो गोल ओरिएंटेड रहता है आपका। कोई भी मैनेजमेंट ले लो, सबसे पहले गोल रहता है। उसके बाद यूनिवर्सल होता है मैनेजमेंट। हर कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इधर इट इज अ बिजनेस और अ नॉन प्रॉफिट और अ गवर्नमेंट। ऑल ऑफ एवरीवन नीड्स अ मैनेजमेंट, ठीक है। आप पढ़ाई भी करते हो तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की नीड पड़ती है, पड़ती है ना? कहते हैं ना टाइम मैनेज करके चलो। तो ऐसे देखा जाएगा तो हम सभी मैनेजर हैं अपनी लाइफ के, राइट? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल पर्सन एक्टिविटी, राइट? सो इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय अ ग्रुप, नॉट एन इंडिविजुअल, राइट? तो हमेशा मैनेजमेंट के एफर्ट्स को करने के लिए ना आपको कलेक्टिव एफर्ट्स की नीड पड़ती है, ठीक है। बिकॉज यू हैव डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फॉर दैट यू हैव टू कोऑर्डिनेट each of them, right, to function your department as well। So this is a group activity। management is not a individual activity, it's a group activity। इंटीग्रेटिव फोर्स रहता है, मतलब कि इंटीग्रेट करता है ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज को, ठीक है। मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज की आपको नीड पड़ती है, चाहे वो फाइनेंशियल के टर्म्स में हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के टर्म्स में हो, या फिर वो कोई फिजिकल गुड्स कह लो, सर्विस कह लो, किसी भी चीज के फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटिव फोर्स लगता है, ठीक है, टू वर्क। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट। ये हमें पता ही है कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, इंप्रूवमेंट होती है, एंड ये जो प्रोसेस है कभी स्टॉप नहीं होता। अगर कोई प्लान आया है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद भाई उसमें चार लोग उसमें कमियां निकालेंगे,
इसके बाद वो मैनेजमेंट फिर से उसको रिव्यू करेगी, फिर से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करेगी। दिस इज साइकिल दैट हैपेंस एंड ये स्टॉप नहीं होती है। इसके बाद डायनेमिक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। मतलब कि चेंज होता रहता है बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। आज कुछ चीजें चल रही होंगी तो कल कुछ और होगा। आज मैनेजमेंट हम कुछ और फॉलो कर रहे होंगे, कुछ और सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर आपका टेक्नोलॉजी सपोज एआई आ गया आपके बिजनेस में, तो क्या मैनेजमेंट चेंज करेगी? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को देख के मूव करते हैं। तो वही चीज है कि डायनेमिक फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ऐसा नहीं है कि रिजिड रहता है, मल्टी डिसिप्लिनरी रहते हैं, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, स्टैटिस्टिक्स से, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, राइट। बोथ है, आर्ट एंड साइंस दोनों है मैनेजमेंट। क्यों है, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज ये आपको सिलेबस में दे रखा है कि व्हाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज आर्ट एंड साइंस। वी विल स्टडी इट, बट जस्ट फॉर अ नेचर पर्पस वी विल अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक एनालिसिस भी इन्वॉल्व है एंड इसमें क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है, राइट। एक मैनेजर को, ठीक है, एक मैनेजर के अंदर क्या खूबियां होती है, ठीक है। साइंटिफिक क्यों है कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो इसको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड कैसे वो फॉलो कर रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, कैसे वो उसको एनालाइज कर रहे हैं, दिस इज कम्स अंडर द क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस, राइट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। समझते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस क्या है। इज द सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी दैट मैनेजर परफॉर्म्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह देते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ सिमिलर एक्टिविटी, इफ यू विल सी, राइट। सबसे पहले एक मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग में क्या होता है, एडवांस से आप डिसाइड करके चलते हो कि आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब आप डिसाइड करके चलते हो। कौन करेगा, यही चीज है। पर्पस क्या होता है, ताकि हमें डायरेक्शंस मिले, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो एंड हम प्रिपेयर हो पाए फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए। जैसे कि एक कंपनी है जो प्लान कर रही है एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो उस केस में ये सारी की सारी चीजें वो प्लान करके चलेगी, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी चीज देखोगे। इसके बाद, इसके बाद ऑर्गेनाइज करोगे आप चीजों को। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब आप अरेंज करते हो पीपल को, रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज को इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव दी गोल। सपोज आपने प्लान तो कर लिया कि भाई नेक्स्ट ईयर हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट अब अब क्या करोगे, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कौन कौन से पीपल चाहिए, कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इसके बाद कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के रिसोर्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। सो दैट यू हैव टू प्लान एज पर दी स्ट्रक्चर। इसको ये बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, पहले ये चीज होगी, फिर ये चीज होगी, फिर ये चीज होगी। तो वही चीज कर रहा है कि अरेंज पीपल, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव दी गोल्स। इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, रोल्स, ठीक है, डेलीगेटिंग अथॉरिटीज, एस्टैब्लिशिंग हायरार्की, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है ऑर्गेनाइजिंग में। एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे कि डिफरेंट मार्केटिंग टास्क असाइन करना टू द डिफरेंट टीम मेंबर्स। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, डेवलप करना एम्प्लॉयज को। अब आपको ह्यूमन रिसोर्स की नीड है तो आप क्या करोगे, हायर ही करोगे ना, नेक्स्ट स्टेप पे स्टाफिंग करोगे। गोल क्या है, ताकि हम राइट पीपल एट द राइट जॉब रख सकें। जैसे कि हायरिंग एन एचआर मैनेजर टू प्रोवाइड ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग। ओके, एक एचआर को हायर करना है, एचआर मैनेजर को हायर करना है, ताकि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर सकें, राइट। डायरेक्टिंग और लीडिंग, डायरेक्टिंग और लीडिंग का मतलब क्या होता है, गाइड करना, ठीक है, सुपरवाइज करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपना काम क्या कर सके, इफेक्टिवली मैनर्स पे कर सके। देखो सभी को ना अपने अपने लाइफ में मोटिवेशन चाहिए होता है। तो वही चीज है कि जॉब में एक बंदा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, गाइड करे, सुपरवाइज करे कि भाई कहीं पे ही फंसो तो दिस इज द पर्सन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ इट, ठीक है, वेन एवर यू आर गेटिंग स्टक और समथिंग यू फील डिस्ट्रेस अबाउट इट। इसके बाद है कंट्रोलिंग, सॉरी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लीडरशिप इंक्लूड होता है, कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, मोटिवेशन इंक्लूड होता है, सुपरविजन इंक्लूड होता है। जैसे कि एक मैनेजर है जो मोटिवेट करता है एक सेल्स टीम को ताकि वो
इंसेंटिव को अचीव कर सके, आपका थोड़ा सा टारगेट और रह रहा है, इतना कर लीजिए ताकि आपको इंसेंटिव मिलेगा, थोड़ा ज्यादा में दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काइंड ऑफ। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब है कि मॉनिटर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, किससे, प्लान्ड गोल से, ठीक है। जो भी उसका डिफरेंस आ रहा है उसको चेक करना। स्टेप्स क्या है, सेट करो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को, देन परफॉर्मेंस मेजर करो, एंड उसको करने के लिए, ठीक करने के लिए जो भी गैप आता है उसके ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लो। This comes under the controlling. Example, analyzing a monthly sales report and adjusting strategies. ठीक है, तो मंथली बेसिस पे सपोज करो आपका जो 10,000 का टारगेट ले लेते हैं था, आपने 90,000 अचीव किया। अब जो 10,000 का डेफिसिट आपने अचीव किया वो क्यों किया, अगली बार से क्या करें कि हम इसको कवर अप कर लें, लाइक दैट। सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट की, सिग्निफिकेंस ये है कि अचीवमेंट ऑफ गोल हेल्प कर देता है, ठीक है। आप पहले से ही चीजें प्लान्ड होके चल रही हैं, अलाइंड होके चल रही हैं, ठीक है। सो हमारा जो एक स्टेप बढ़ जाता है ना और गोल्स को पाने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। इंश्योर करता है कि सभी के एफर्ट्स जो है वो अलाइंड हो विद दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सके, मतलब वेस्ट ना करें कोई भी रिसोर्स का, ठीक है। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस से सारी की सारी चीजें हों। इम्प्रूव करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, एफिशिएंसी बूस्ट करता है। एंकरेज करता है इनोवेशन को, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें इनोवेशन बढ़ाती हैं। हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। हमें टूल्स प्रोवाइड होते हैं, टेक्निक्स प्रोवाइड होती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, ठीक है। ऑर्डर होते हैं, हिराकी होती है, सिस्टम्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट क्रिएट्स अ डिसिप्लिन। फैसिलिटेट ग्रोथ एक्सपेंशन, ठीक है, ग्रोथ मिलती है आपको, एक्सपेंशन भी मिलता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट एंड एक्सपैंड इन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, ठीक है। क्या रोल होता है मैनेजर का अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, तो देखते हैं। हेनरी मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया गया है कि जो मैनेजर की जॉब है ना, वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग और कंट्रोलिंग तक, लेकिन बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी he proposed that manager performed 10 roles classified into three categories. So इसी comprehensive study के मतलब देखकर हेनरी मिन्सबर्ग कहते हैं कि जो मैनेजर है ना वो 10 रोल्स परफॉर्म करता है, जिसको हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। चलिए देखते हैं वो 10 रोल क्या है और तीन कैटेगरीज में कैसे। तो जो सबसे पहले कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी नंबर है इंटरपर्सनल रोल। ये जो रोल है इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होती है विद बोथ साइड एंड आउटसाइड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ साइड से आपका इंटरेक्शन रहता है, ठीक है, इंटरपर्सनल रोल में। तो सबसे पहला है इसमें फिगर हेड। फिगर हेड क्या करता है, सिंबॉलिक हेड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्या परफॉर्म करता है, सेरेमोनियल एंड सोशल ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, जैसे कि अटेंड करना रिबन कटिंग सेरेमनी और साइनिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया, इमेज बन गई आपकी कि फिगर हेड कौन हुआ, एक हेड हुआ ऑर्गेनाइजेशन का जो सेरेमोनियली या फिर सोशल ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, जैसे कि रिबन कट करने में उसको बुला लिया, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साइन कर लिया, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पर्सन। इसके बाद होते हैं हमारे लीडर्स। लीडर्स क्या होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, एंकरेज करने के लिए एम्प्लॉयज को, जैसे कि हायरिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें। जैसे कि एक मैनेजर है जो कंडक्ट करता है अप्रेजल और टीम बिल्डिंग सेशंस, ठीक है, तो ये लीडर होगा। इसके बाद आता है आपका लेशंस। सो यहाँ पे लिएशंस क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं एक नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होता है, हेल्प मिलती है आपको कोऑर्डिनेशन में एंड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, ठीक है। तो बेसिकली ये नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, जैसे कि मीटिंग क्लाइंट्स, सप्लायर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे। इसके बाद इंफॉर्मेशनल रोल्स होते हैं हमारे। इंफॉर्मेशन रोल में हमारे जैसे कि गैदरिंग होना, शेयरिंग करना, एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, तो ये सारे रोल हमारे इंफॉर्मेशनल रोल्स में आते हैं। जैसे कि मॉनिटर सीक एंड रिसीव करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि देखते रहना
या फिर कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आती है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके, जैसे कि रिपोर्ट्स रीड करना, ऑब्जर्व करना प्रोसेस क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन, स्टे इन्फॉर्म, हमेशा पता रहना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें मॉनिटर करना, बेसिकली मॉनिटर रोल हो गया। ठीक है। आपका फिर आता है डिसेमिनेटर। ये क्या करते हैं, पास करते हैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू दी सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पास करते हैं सबऑर्डिनेट्स को फर्दर, एंड इंश्योर करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहे इनसाइड द टीम। ठीक है, कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना रहे। जैसे कि एक मैनेजर है जो न्यू पॉलिसी बता रहा है विद दी स्टाफ। इसके बाद आता है आपका स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू दी आउटसाइडर्स। ठीक है, आउटसाइडर्स के सामने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करता है, जैसे कि कम्युनिकेट ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टेक होल्डर। जैसे कि हम होता है ना कि कंपनीज से एक इंसान होता है जो पब्लिश करता है सारी की सारी चीजें टू दी पब्लिक। अगर किसी ने, अगर स्टॉक मार्केट में कोई इन्वॉल्व है या फिर उन चीजों में इन्वॉल्व है, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो कंपनी के बिहाफ पे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो स्टेक होल्डर्स को कि ये चीजें हैं, ये फाइनेंसेस हैं, ये सारी चीजें, तो दैट पर्सन इज द स्पोक्स पर्सन। जैसे कि एड्रेसिंग मीडिया, इन्वेस्टर्स, या फिर बोर्ड मेंबर्स। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद आता है हमारा डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल में बेसिकली डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड रोल्स आते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर हो गए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये इनिशिएट करते हैं चेंज एंड इनोवेशन को, आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी को फॉर द ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट, एंड दे इजिली डू इट। एग्जाम्पल देखोगे, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट लाइन उन्होंने लॉन्च करी है, तो दिस इज द एंटरप्रेन्योर। कोई भी नई चीज फिगर आउट करना, दिस इज द एंटरप्रेन्योर। डिस्टर्बेंस हैंडलर। जो डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब होता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए, क्राइसिस हो गए, या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो गई, उनको डील करना। राइट, जैसे कि मैनेज करना एक लेबर स्ट्राइक को, और रिस्पॉन्डिंग टू अ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच, दिस इज द डिस्टर्बेंस हैंडलर। इसके बाद आता है आपका रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर क्या करते हैं, ये बेसिकली रिसोर्सेज को एलोकेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, मनी हो गया, पर्सनल हो गए, ये सारी चीजों को एलोकेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि बजट को अप्रूव करना या फिर डेलीगेट करना कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। इसके बाद होते हैं नेगोशिएटर्स। नेगोशिएटर्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस। इन्वॉल्व होती है इसमें बार्गेनिंग फॉर रिसोर्सेज, डील्स, एग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें, जैसे कि नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर और सैलरी डिस्कशन विद द एम्प्लॉयज, दिस कम्स अंडर द नेगोशिएशन पार्ट। आई होप इट इज विजिबल, राइट, क्लियर। इसके बाद मैंने समराइज किए हैं जो भी मैंने 10 मैनेजरियल रोल आपको बताए हैं ना, अंडर ये 3 कैटेगरीज। तो ये चीजें मैंने आपको लिख दी हैं ताकि आपको इजी रहे। तो ये चीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर यू कैन स्टडी इट। ओके, आई होप यू हैव टेकन दी स्क्रीनशॉट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मैनेजरियल स्किल्स एज पर द रॉबर्ट कार्ड्स मॉडल। ठीक है, तो रॉबर्ट कार्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि 3 ऐसी एसेंशियल स्किल्स हैं जो मैनेजर को होनी ही चाहिए, ताकि वो कोई भी काम, कोई भी टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो रोल हमने समझ लिया था एज पर दी हेनरी बर्ग्स, एंड वैसे ही मैनेजरियल स्किल्स हैं एज पर दी रॉबर्ट कार्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर, रिकॉल। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आई हैव टू आस्क कि इफ मतलब जब भी मैं कंप्लीट कर दूं ऑल दी वन शॉट्स, तो डू आई नीड टू, मतलब पीवाईक्यूज भी मुझे करवानी चाहिए? आई एम कंफ्यूज, इफ यू नीड इट तो यू कैन कमेंट डाउन। अगर मतलब आती है आपकी रिक्वेस्ट, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व पीवाईक्यूज, इफ इट हेल्प्स यू, यू फाइंड इट, है ना। ठीक है, इसके बाद है टेक्निकल स्किल्स। मतलब 3 एसेंशियल स्किल्स में सबसे पहली जो स्किल्स है वो होती है टेक्निकल स्किल्स। जैसे कि स्पेसिफिक नॉलेज आपकी किसी फील्ड में होना, किसी टूल में होना, किसी टेक्निक में होना, या फिर किसी प्रोसीजर रिलेटेड पर्टिकुलर फील्ड में होना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट अ लोअर मैनेजरियल लेवल। एग्जाम्पल देखो कि जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका मशीनरी ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, कमांड अच्छी होनी चाहिए, राइट। इसके बाद होती है ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स जैसे कि एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद द अदर्स, अंडरस्टैंड टीम डायनेमिक्स एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो सबसे पहली स्किल्स हो गई टेक्निकल स्किल्स, जो भी आपकी क्वालिटी है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में परफेक्शन होना। ह्यूमन स्किल्स का मतलब है कोई भी जनरल, जैसे कि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं चीजों को, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्लियरली कि नहीं। और ये एसेंशियल हो जाता है एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात। जैसे कि एक मैनेजर है, वो रिजॉल्व कर रहा है टीम कॉन्फ्लिक्ट को और मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉयज को, तो उस केस में उसको ह्यूमन स्किल्स चाहिए। इसके बाद थर्ड जो होती है वो होती है कंसेप्चुअल स्किल्स। मतलब कि एबिलिटी टू थिंक abstractly, एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड सी दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो उस सिचुएशन में मतलब कि आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू थिंक होना चाहिए क्लियरली, एंड आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हो, ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रूशियल फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आपको एक पर्सन नहीं देखना पड़ता, आपको ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ता है पूरा का पूरा, राइट। जैसे कि एक सीईओ डिवाइजिंग करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को, कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करता है, सो दिस स्किल्स कम्स अंडर दैट, राइट। इसके बाद है इंपॉर्टेंस बाय मैनेजमेंट लेवल। क्या इंपॉर्टेंस है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निकल ह्यूमन कंसेप्चुअल। सो एज पर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्शनल क्या इंपॉर्टेंस है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में टेक्निकल नॉलेज कम होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी कम, इतना भी मत मानो। ह्यूमन हाई होनी चाहिए, एंड कंसेप्चुअल तो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। जो हमारे बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या हर टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं, नहीं, दे हायर पीपल हु ऑलरेडी हैज एक्सीलेंस इट है, बट उनके पास कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं स्किल्स। इसके बाद आते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट की टेक्निकल स्किल्स मीडियम होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स हाई होनी चाहिए, एंड कंसेप्चुअल मीडियम होनी चाहिए। वाइल द लोअर लेवल में टेक्निकल बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, ह्यूमन हाई होनी चाहिए, कंसेप्चुअल लो भी होगी तो भी चलेगा। जो हमारे कह लो कि टेक्निकल मान लो, कुछ भी मान लो जॉब के, तो बेसिकली अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइनर को लेते हो तो उसका इतना ज्यादा टीम वर्क से रिलेटेड कुछ काम नहीं पड़ता, दे आर गुड एट टेक्निक। तो वो लैपटॉप में ही लगे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड मीटिंग्स होती हैं उनकी, बट उस लेवल की नहीं होती, इस लेवल की रिक्वायर्ड होती है। कंसेप्चुअल उनका इतना ज्यादा यूज में नहीं आता, बट हाँ आता है। ठीक है, कहीं आप बोलो कि अरे मैडम मीटिंग होती रहती है प्रॉब्लम, नहीं होती है। कंसेप्चुअल बस थोड़ा सा कम होता है ना, लो लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट में बोल रही हूँ, बड़े लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे तो चाहिए आपको कंसेप्चुअल। इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट थॉट का कैसे इवैल्यूएशन हुआ एज पर द हिस्टोरिकल स्टेजेस, तो ये भी देखते हैं। तो मैनेजमेंट थॉट जो है ना वो इवॉल्व हुआ थ्रू वेरियस हिस्टोरिकल स्टेजेस, एज स्कॉलर practitioners respond to changing organizational and societal needs. This evolution can be categorized into the following major approach. सबसे पहला अप्रोच है क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या है, ये कब एमर्ज हुआ था, लेट 19 में एमर्ज हुआ था एंड अर्ली 20th सेंचुरी में, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब क्या हुआ था, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बड़ी होनी शुरू हुई थी एंड कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुई थी, तब ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। इसका फोकस क्या था, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, एंड स्ट्रक्चर थ्रू अ फॉर्मल प्रिंसिपल, मतलब फॉर्मल प्रिंसिपल के थ्रू एक स्ट्रक्चर मैनर में ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना, राइट। इसमें हमारे फिर कौन आए, साइंटिफिक मैनेजमेंट आए, F.W. टेलर। इन्होंने क्या कहा, इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। कुछ याद आ रहा है, 11th 12th क्लास आ रही है ना। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। एम्फसाइज होते हैं ये वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब थ्रू टाइम एंड स्टडीज। ठीक है, इनका क्या एम्फसाइज था कि हम एक कोई भी बेस्ट वे निकाले किसी भी जॉब को करने के लिए, टाइम एंड मोशन स्टडीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडीज।
की प्रिंसिपल्स क्या थे इसके? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ऑफ टूल्स एंड प्रोसीजर, वेज एंड इंसेंटिव इंक्रीज होना चाहिए एज पर द आउटपुट। कंट्रीब्यूटर्स कौन थे यहाँ पे? कंट्रीब्यूटर्स थे फेडरिक डब्ल्यू टेलर्स, फ्रैंक लीनियन गिलब्रथ। तो ये सारे कुछ मतलब कंट्रीब्यूटर्स थे इन चीजों में, दैट यू जस्ट हैव टू रीड, नथिंग एल्स। क्रिटिसिज्म क्या हुआ था इसमें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वर्कर को मशीन्स के साथ ट्रीट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे कि ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट्स को। हम हमने यहाँ पे क्या, ह्यूमंस को पूरा का पूरा किसने, मशीन्स में काउंट कर दिया कि एज पर द आउटपुट आपको सैलरी मिलेगी एंड ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव पुट इट डाउन। So these kind of things are given by the Taylor, father of scientific management। मतलब कोई भी एक काम निकालो, सारी चीजें स्टैंडर्डाइज कर दो। साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर देना चाहिए, ठीक है, टूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, एंड वेजेस जो होने चाहिए वो एज पर दी आउटपुट होना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसके बाद हमारा आया एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ठीक है, जो आपका टेलर जी जो बोलते थे वो बोलते थे एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन चलो। यहाँ पे क्या था आपका, टॉप डाउन अप्रोच हुआ एज पर दी रोल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल जब आए तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए आपको, ठीक है, कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए सबसे पहले तो, जो भी स्पेशलाइज करता है किसी काम में उसको वो काम दो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए कि मैनेजर के पास पावर होनी चाहिए टू गिव दी ऑर्डर्स, एंड अकाउंटेबल होने चाहिए कि अगर उनको कोई काम दिया गया है तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है। डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए रूल्स एंड एग्रीमेंट्स के। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, सभी इंप्लॉयज को क्या होना चाहिए, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ऐसा नहीं है कि 10 सुपीरियर है तो 10 सुपीरियर उसको अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। एक पर्सन का एक ही सुपीरियर होना चाहिए और वो इसी से ऑर्डर लेगा। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, वन प्लान वन हेड फॉर एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, किसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक प्लान एक हेड और सेम ऑब्जेक्टिव। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट कम्स बिफोर द पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के यू नो गोल को रखना है, ये नहीं कि हमें अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट रखना है। रेम्यूनरेशन हमें उन्हें अच्छा देना है, फेयर देना है, ठीक है, एज पर दी सेटिस्फेक्शन ऑफ देम। सेंट्रलाइजेशन रखना है कि बैलेंस डिसीजन रहे बिटवीन द टॉप एंड लेवल, लोअर लेवल। स्केलर चेन होनी चाहिए, मतलब कि क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ऑर्डर होना चाहिए, राइट पर्सन इन राइट जॉब एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल होना चाहिए। इक्वालिटी से हमें ट्रीट करना है, इक्विटी, मैनेजर शुड बी फेयर एंड काइंड टू एम्प्लॉइज। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड लॉयल्टी। इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, एम्प्लॉय को एंकरेज करना है ताकि वो इनिशिएटिव ले आगे आके। इसके बाद है एस्पिरिट दी क्रॉप्स, मतलब कि टीम स्पिरिट को हमें प्रमोट करना है, यूनिटी को हमें प्रमोट करना है एट दी वर्क प्लेस। तो दीज आर दी 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय दी हेनरी फ्योल, ठीक है, जिसका एम्फसाइज क्या था कि टॉप डाउन करो, टॉप डाउन अप्रोच रखो, एंड द रोल ऑफ मैनेजर्स एज पर दी एम्प्लॉय बेनिफिट। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, मैनेजमेंट फंक्शन में कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, मैनेजमेंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। सी, ब्यूरोटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर आए इसके बाद। इन्होंने क्या करा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बताया बेस्ड ऑन दी रूल्स एंड दी हायरार्की। फीचर क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर इन्होंने बताया, क्लियर हायरार्की बताई, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, इम्पर पर्सनैलिटी बताई, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन मेरिट बताया। क्रिटिसिज्म क्या था यहाँ का कि ये बहुत ज्यादा रिजिड था, इम्पर्सनल था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे, so these are the things that comes under the classical management approach। इसके बाद जो हमारा आया था वो आया था हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट अप्रोच। तो बिहेवियर मैनेजमेंट अप्रोच के अंडर ये जो दिस स्कूल emerged as the response to the limitation of the classical theories and focused on human element in the management। so basically वो जो हमारा हमने क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच जो थे उसमें जो भी लिमिटेशंस निकली थी उसको टैकल करने के लिए हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट अप्रोच अराइज हुआ, ठीक है। इसमें हमने क्या फोकस करा, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट पे फोकस करा, ठीक है। इनिशिएट किसने किया था, हाउथॉर्न स्टडीज ने कंडक्ट बाय एल्टन मायो, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या थी, क्या फाइंड किया था इन्होंने कि सोशल एंड साइकोलॉजी फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड एम्प्लॉय मॉरल आर क्रूशियल,
ठीक है, ऐसा नहीं हम बहुत ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हमें इनफॉर्मल ग्रुप्स भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर आर टू रिजिड टू देयर एम्प्लॉयज, दे शुड बी सम डेज इनफॉर्मल आल्सो, मतलब पूछ लेना चाहिए हाल चाल। वर्कर्स आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय मनी। सो ये कहते हैं कि जो वर्कर होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही मोटिवेशनल नहीं होते हैं, उनको एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, उनको बिहेवियर भी मैटर करता है, उनको सोशल साइकोलॉजी ये सारी चीजें भी मैटर करते हैं। तो यही ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट बाय एल्टन मायो ने बताया था। इसके बाद इंडिविजुअल मोटिवेशन थ्योरीज आई थी, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी थी। हेरार्की ऑफ नीड्स, यहाँ पे हेरार्की ऑफ नीड्स उन्होंने बताई थी, ठीक है, जो कि एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए नीड होती है। एंड डगलस एमसी ग्रोकर थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाया बताया था। थ्योरी ऑफ एक्स क्या है कि पीपल लेजी हैं एंड उनको कंट्रोल चाहिए, एंड थ्योरी ऑफ वाई क्या है, पीपल जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके पास। इसके बाद बिहेवियर साइंस अप्रोच था, जो जिन्होंने अप्लाइड किया इनसाइट फ्रॉम द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ट्रिपोलॉजी। इनका फोकस क्या था, लीडरशिप पे, मोटिवेशन पे, कम्युनिकेशन पे एंड टीम डायनेमिक्स पे। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद था हमारा क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, इसको हम मैनेजमेंट साइंस अप्रोच भी कहते हैं, ये डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर, सॉरी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये हुआ था। एंड इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को भी हमने मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया। जैसे कि डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने फोकस किया, ठीक है, मॉडल, सिमुलेशन एंड एल्गोरिथम को हमने यहाँ पे मद्देनजर रखे। डेवलपमेंट करे ऑपरेशन रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल रखा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कि जैसे कि फोरकास्ट करना सेल्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, ऑप्टिमाइज करना ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स क्या है, प्रोडक्शन शेड्यूल्स क्या है, ये सारी चीजें। लिमिटेशंस क्या थी इसके कि हमने सारे वेरिएबल्स को ना क्वांटिफाइड में कर लिया, ठीक है, सभी चीज को हम नंबर्स में करने लग गए। इससे क्या हुआ, हमने ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। इसके बाद हमारा आया मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच। ये क्या थे, ये जो अप्रोच था इसमें सिंगल थ्योरी नहीं थी, ये क्या करता था, ऑल सिचुएशन में वर्क करता था एंड द ब्लेंड एलिमेंट्स फ्रॉम द क्लासिकल बिहेवियर एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसने बेसिकली क्या करा, सारी की सारी चीजें जो जो अच्छी अच्छी थी ना, क्लासिकल से, बिहेवियर से, क्वांटिटेटिव से, सारी की सारी अच्छी चीजें निकाल के इसने एक मिक्स कॉम्बिनेशन बना लिया। तो सबसे पहले इसमें आता है सिस्टम अप्रोच, जो कि क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम लेके चलता है इंटीग्रेटेड पार्ट्स में। इनपुट्स होते हैं, फिर उसको प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, देन वो आउटपुट में आता है आपके, देन वो फिर फीडबैक लेके हम उसमें वापस से वही चीज करते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच रखी यहाँ पे, एक्सरसाइज किया कि इंटरडिपेंडेंस रहनी चाहिए डिपार्टमेंट में एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्टीजेंसी अप्रोच, जिसको हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि आर्ग्यू करता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी टेलर्ड टू फिट दी स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब कि जो मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है ना, वो एज पर दी सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एज पर दी सिचुएशन यू हैव टू फिगर इट आउट व्हाट प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड, ठीक है। नो वन बेस्ट वे टू मैनेज, मतलब कोई भी एक वन बेस्ट वे नहीं होता, एज पर दी सिचुएशन इट मैट डिपेंड्स। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम TQM भी करते हैं, इसमें फोकस किस में रहता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहे, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे एंड एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट रहे, राइट। इसके बाद पॉपुलराइज किसने किया था, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने एंड जोसेफ ड्यूरान ने किया था। ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए आपका। प्रमोटेड किसने किया था, पेटरसन ने। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको लर्न एंड अडेप्ट करना चाहिए कॉन्टिन्यूसली टू सर्वाइव इन दी बिजनेस एनवायरमेंट। मैनेजमेंट को हम साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशनलिज्म कैसे ले सकते हैं। सो मैनेजमेंट को एज अ साइंस हम कब कंसिडर करेंगे, सो मैनेजमेंट जो है ना उसको हम सोशल साइंस कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये सिस्टमैटिक मेथड्स हैं एंड इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक सिस्टमैटिक मेथड होते हैं इसमें, जैसे कि हमारे साइंस में एक सिस्टमैटिक मेथड होता है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसके बाद हम उसमें ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। इट इज ऑल्सो लाइक दैट, प्रैक्टिस देखोगे ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है आपको, जैसे कि साइंस में मैनेज, जैसे कि साइंस में होती है मैनेजमेंट के पास भी एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं।
कितनी सारी थ्योरीज अभी हमने पढ़े फ्यूल्स के, राइट, पढ़े ना। तो वही चीज है, जैसे हमारे साइंस में एक सेट ऑफ थ्योरीज होती हैं, वैसे ही हमारी मैनेजमेंट में भी होती है। देख, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको प्रोवाइड हुई मैनेजमेंट में। प्रिंसिपल्स होते हैं बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं थ्रू द रिसर्च, जैसे कि फिल्ड्स के जो 14 प्रिंसिपल्स थे, राइट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे वर्क करता है, जैसे कि प्रॉपर मोटिवेशन लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसे कि साइंस में होता है कि ये करोगे तो ये होगा, लाइक दिस इज ऑल्सो अप्लाइज इन दी मैनेजमेंट। एंड रेप्लिकेबिलिटी होती है, लाइक टेक्निक्स जो है वो टेस्ट किए जा सकते हैं, अप्लाई किए जाते हैं अक्रॉस सिचुएशंस, ट्रू विद वेरिंग रिजल्ट ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। टेस्ट किए जा सकते हैं एज पर दी ह्यूमन, एंड चांसेस है कि हर बार रिजल्ट डिफरेंट भी आए, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, राइट। लिमिटेशंस क्या है कि फिजिकल साइंस नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसको हम सोशल साइंस कंसिडर करते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट क्यों लेते हैं, बिकॉज इसमें क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इंट्यूशंस टू गेट द वर्क डन थ्रू पीपल, जैसे कि फीचर्स देखोगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रहती है आपकी यहाँ पे, जो भी नॉलेज है उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में उतारते हो। पर्सनल अप्रोच रहती है कि एवरी मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है डिफरेंटली। प्रिंसिपल्स तो सेम है, बट उसको जो अप्लाई करने का तरीका है ना, दैट इज डिफरेंट। क्रिएटिविटी प्रैक्टिस है, रिक्वायर्ड इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर एक मैनेजर का टू सॉल्व सेम प्रॉब्लम, उनका तरीका डिफरेंट होगा। 10 मैनेजर रख दो और उसको सेम प्रॉब्लम दे दो, तो हर एक मैनेजर का डिफरेंट अप्रोच होगा टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर यू नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द इनोवेशन। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रहता है, इंप्रूव करता है विद प्रैक्टिस एंड लाइफ, पेंटिंग और म्यूजिक। कंक्लूजन क्या है कि ये बोथ है, साइंस एंड आर्ट है। साइंस प्रोवाइड करता है नॉलेज, एंड आर्ट क्या करता है, अप्लाई करता है क्रिएटिवली। मैनेजमेंट को हम एज अ प्रोफेशन कैसे देखते हैं कि मैनेजमेंट इज इवॉल्विंग इनटू प्रोफेशन थ्रू नॉट अ फुल फ्लेज बट नॉट अ मेडिसिन और अ लॉ, वन लाइक अ मेडिसिन और लॉ। तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन फुल फ्लेज तो नहीं है, लेकिन एक जैसे कि मेडिसिन में होता है, लॉ में होता है, तो वैसे इसको हम प्रोफेशन मानते हैं। जैसे कि देखोगे तो एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है आपकी, उसकी खुद की ओन बॉडी ऑफ नॉलेज है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपको मिलती है थ्रू बिजनेस स्कूल्स, एमबीए प्रोग्राम्स। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सर्विस मोटिव आपका रहता है टू सर्व द सोसाइटी थ्रू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। So these are the characteristic of profession that we followed in the management also, right? Professional associates होते हैं like AIMA, All India Management Associations, but it is not compulsory, right? So conclusion यही है कि मैनेजमेंट क्या है, एक डेवलपिंग प्रोफेशन है with most but not all traits of established profession। तो क्या है, एक डेवलपिंग प्रोफेशन है, लेकिन इसको हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं मानेंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें सारे बेनिफिट्स नहीं है, सारी चीजें नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर में, सॉरी, जैसे कि एक डॉक्टर में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। आप जब लॉ करते हैं तो आपको लॉ की एक वो चीज होती है एडवोकेट, उसमें नाम आपको लिखवाना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस यू कैन नॉट फाइट एनी केस लाइक दिस। तो ये चीज इसमें नहीं है एसोसिएशन, बट नाम लिखवाना ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन वीएस मैनेजमेंट। सो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग में देखो, तो फॉर्मुलेशन ऑफ गोल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का ये क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है इन पॉलिसीज को, डे टू डे ऑपरेशंस को। फोकस किस पे रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि व्हाट शुड बी डन, उनको क्या करना है। मैनेजमेंट का कैसे फोकस रहता है कि कैसे होगा, हाउ इट शुड बी डन। लेवल क्या होता है, ये टॉप लेवल में आता है, मैनेजमेंट जो है वो मिडल या फिर लोअर लेवल पे आता है। अंडरस्टैंड। फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना एंड पॉलिसी मेकिंग करना एक्टिविटीज को। ओके, सॉरी,
दिस इज अ सेपरेट लाइन दैट वी हैव कंफ्यूज। फंक्शन क्या है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना एंड पॉलिसीज बनाना। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना एक्टिविटीज को। नेचर ऑफ वर्क क्या है यहाँ पे? मेनली थ्योरेटिकल एंड स्ट्रैटेजिक रहता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड ऑपरेशनल रहता है मैनेजमेंट का। अथॉरिटी क्या है? ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है एंड ये जो है वो वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी सेट ऑफ फ्रेमवर्क बना दिए हैं उसी के अंदर ये काम करेगा, उससे बाहर नहीं काम करेगा। तो मैनेजमेंट इज द काइंड ऑफ अ बिट लो एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द काइंड ऑफ बिट हाई देन द मैनेजमेंट। रोल क्या होता है इसमें? ऑर्गेनाइजेशन की विजन या फिर मिशन को डिसाइड करना होता है, यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं प्लान एंड गोल के अचीवमेंट को। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है एडमिन लेवल के जॉब के लिए? कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड मैनेजमेंट के लिए आपकी ह्यूमन, टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिसीजन मेकिंग में देखोगे तो आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं। एग्जांपल देखोगे जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एंड यहाँ पे ब्रांच मैनेजर्स या फिर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, राइट। सिंपल रूल है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड मैनेजमेंट फोकस करता है कि हाउ टू डू इट, कैसे करना है उसको। समझ में आया? क्या करना है एंड कैसे करना है। समझ में आया डिफरेंस? इसके बाद देखो फंक्शंस है मैनेजमेंट के। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थॉट मैनेजमेंट इंक्लूड 5 की फंक्शन। सो एज पर द मैनेजमेंट थॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने रोल पढ़े थे ना, रोल पढ़े थे ना, रोल ऑफ मैनेजमेंट वही चीजें हैं यहाँ पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही चीजें हैं। इतना मैं नहीं समझा रही क्योंकि मैंने आपको रोल ऑफ मैनेजमेंट बता दिए थे। प्लानिंग मतलब एडवांस में डिसाइड कर लेना क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, जैसे कि बिजनेस के प्लान्स बनाना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपको, जो भी टास्क आपको असाइन करने हैं जिस भी पर्सन को, ताकि आप गोल्स को अचीव कर सको, वो चीज करना, जैसे कि डिपार्टमेंटल को क्रिएट करना, हायरार्की बनाना, जॉब रोल्स बनाने। स्टाफिंग में अगर कोई पर्सन है उसको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड डेवलप करना एम्प्लॉयज को। डायरेक्ट मतलब उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना पीपल्स को, जैसे कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करना। कंट्रोलिंग का मतलब है कि मॉनिटर करो जो भी प्रोग्रेस चल रही है आपको बाय टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो आपके जो भी प्लान है उसको एक्चुअल से मेजर करो एंड जो भी गैप है उस पर करेक्टिव एक्शन लो ताकि उसको हटा सको। इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग। ये जो फंक्शन है ये इंटर रिलेटेड है एंड कंटिन्यूअस। हमें पता है इंटर रिलेटेड है, एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस है, कभी खत्म नहीं होने वाली ये प्रोसेस है। आई होप ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। क्या है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट? तो ये जो है ये स्पेशलाइज्ड डोमेन होता है जहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाइड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या करना होता है? कंसर्न होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग से एंड क्वालिटी के कंट्रोल से। इसमें इन्वेंट्री इंक्लूड हो जाती है, लॉजिस्टिक्स इंक्लूड हो जाते हैं, लेआउट के डिजाइन इंक्लूड हो जाते हैं। तो कुछ ये आपकी यूं मान लो फंक्शनल एरियाज हैं मैनेजमेंट के जो कि उनको देखना पड़ता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट देखनी पड़ती है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन, प्रमोशन या फिर प्राइसिंग या फिर सेल्स स्ट्रैटेजीज को देखना पड़ता है, ठीक है। एज पर दी फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट बता रही हूँ मैं आपको, एज पर दी स्पेशलाइज्ड थिंग्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपके फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट आ जाता है, जैसे कि बजटिंग बनाना, कैपिटल स्ट्रक्चर करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली आपको रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय के वेलफेयर के अकॉर्डिंग, जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में बेसिकली जो भी टेक एंड सिस्टम से रिलेटेड, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसके बाद आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है जिसमें जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, विजन बनाना, मिशन बनाना एंड कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज रखना, ये आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे आती है। दीज आर दी फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1 ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू हैव लाइक्ड माय वीडियोस, so please do like, subscribe, share, right? So if you had any kind of doubts, suggestions, or any kind of appraisals, कुछ भी अच्छा बोलना है, कुछ भी suggestions देने हैं, तो that is welcome. Please comment down. I'll reply to your comments. Thank you so much everybody for watching my video. Bye bye. Take care.